शख्सियत के बारे में है जिनकी कहानी मतलब किसी फिल्म से कम नहीं लगती। सही बात है। सोचिए, रामेश्वरम के समंदर किनारे एक छोटा सा लड़का आसमान में पंछियों को उड़ते देख रहा है। आज की हमारी पड़ताल इसी पर है कि वो लड़का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस छोटे से शहर से भारत के राष्ट्रपति भवन तक आखिर कैसे पहुंचा। और यही बात इस लेख को मतलब खास बनाती है। ये सिर्फ उनकी जिंदगी के पड़ाव नहीं गिनाती, नहीं, बल्कि उस सोच को पकड़ती है जो हर पड़ाव के पीछे थी। हाँ, लेख की शुरुआत ही उनके पिता के एक जबरदस्त विचार से होती है। हाँ, वो लाइन बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। जब तुम्हारी सोच उड़ान भरती है तो तुम्हारे सपने भी उसका पीछा करने लगते हैं। मुझे लगता है उनकी पूरी जिंदगी की कहानी इसी एक लाइन में छिपी है। हाँ, और ये उड़ान की शुरुआत बहुत जमीनी थी। हम सब ने सुना है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए अखबार बेचे जी, लेकिन ये लेख उसे एक अलग नजरिए से देखता है। ये सिर्फ एक मजबूरी नहीं थी, बल्कि जैसे अपने सपने के लिए किया गया पहला निवेश था। बिल्कुल सही। और यही सोच हमें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनके दिनों तक ले जाती है। हाँ, लेख में एक बहुत खूबसूरत पल का जिक्र है जब उन्होंने अपना पहला वो छोटा सा विमान मॉडल बनाया था। अच्छा। वो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही हवा में उड़ा, लेकिन कलाम के लिए वो एक सबूत था कि अगर सही मेहनत हो तो सपने सच में बदल सकते हैं। वो एक छोटी सी चिंगारी थी और इस चिंगारी ने उन्हें पहुंचाया इसरो। यहाँ कहानी सच में एक नया मोड़ लेती है। हाँ, लेख बताता है कि जो SLV-3 रॉकेट का प्रोजेक्ट था वो सालों से नाकामियों से जूझ रहा था। और हमें ये समझना होगा कि SLV-3 उस वक्त भारत के लिए क्या मायने रखता था। वो सिर्फ एक रॉकेट नहीं था। नहीं, वो एक संदेश था। बिल्कुल, दुनिया को एक संदेश था। और लेख के मुताबिक कलाम ने उस हारी हुई टीम में एक नई जान फूंक दी थी। उनका वो मशहूर वाक्य भी है, SLV-3 ने उड़ान भरी तो वो सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं थी, वो रामेश्वरम के उस लड़के के सपने की उड़ान थी। तो स्पेस के बाद उनका ध्यान गया एक और चुनौती पर। अब वो भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे और यहीं से DRDO में उनके सफर की शुरुआत होती है। जी, पर एक सवाल मन में आता है, इसरो की सफलता के बाद तो वो एक आसान रास्ता भी चुन सकते थे, फिर DRDO का ये जोखिम भरा रास्ता क्यों? ये एक बेहतरीन सवाल है और लेख इसका बहुत गहरा जवाब देता है। ये दिखाता है कि उनके लिए व्यक्तिगत सफलता से ज्यादा देश की जरूरतें मायने रखती थी। अच्छा। उस वक्त भारत पर मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए बाहरी दबाव बहुत ज्यादा था। कलाम ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। और तभी उन्हें मिसाइल मैन का नाम मिला। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उस जिद का नतीजा था कि भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं। और इसी जिद और सादगी ने उन्हें मिसाइल मैन से जनता का राष्ट्रपति बना दिया। हाँ, ये हिस्सा तो मतलब वाकई फैसिनेट करता है। लेख के मुताबिक उन्होंने राष्ट्रपति भवन को सत्ता का एक बंद किला नहीं रहने दिया। उन्होंने दरवाजे खोल दिए। बिल्कुल, आम लोगों, खासकर बच्चों और वैज्ञानिकों के लिए वो एक नेशनल काउंसलर बन गए थे, जो हर किसी से, चाहे किसान हो या छात्र, एक ही सवाल पूछते थे, तुम्हारा सपना क्या है? तुम्हारा सपना क्या है? वो पद का इस्तेमाल ताकत दिखाने के लिए नहीं, प्रेरणा देने के लिए कर रहे थे। और शायद इसीलिए उनके जीवन का अंत भी उतना ही प्रेरणादायक है। IIM शिलोंग में लेक्चर देते हुए उनका जीवन जैसे एक चक्र की तरह पूरा हुआ। एक सपने के साथ शुरू हुआ और लाखों लोगों को सपने देखने के लिए प्रेरित करते हुए खत्म हुआ। सही कहा। अगर इस पूरे लेख का सार मतलब एक लाइन में निकालना हो तो वो कलाम के ही शब्द होंगे, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। क्योंकि सपने सोच में बदलते हैं और सोच ही एक्शन बन जाती है। समंदर किनारे पंछियों को देखने से लेकर रॉकेट बनाने तक उनकी पूरी जिंदगी इसी एक विचार का सबूत है। डॉक्टर कलाम की कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हमारे आसपास कितनी साधारण चीजें हैं, जैसे आसमान में उड़ते पक्षी जिन्हें हम रोज देखते हैं और शायद नजरअंदाज कर देते हैं। क्या पता उन्हीं में से किसी एक में हमारे सबसे असाधारण सपनों की चाबी छिपी हो।